तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है हैलदिन अहमद और इस चैनल पे मैं अक्सर एजुकेशन रिलेटेड टाइप वीडियो डालता रहता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 1.1 की जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर दिया था। और आज हम एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे। अभी एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब हमने जो इंट्रोडक्शंस पढ़ा था, जो बेसिक चीजें पढ़ी थी इस चैप्टर के लिए, वही हमारा सफिशियंट है। अभी हमारे पास एक लास्ट एक्सरसाइज न्यू एनसीईआरटी के मतलब हिसाब से एक ही एक्सरसाइज है, उसमें हमें सिर्फ नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना है। यानी कि हमारे पास कुछ नंबर देकर रखेंगे और वो बोलेंगे प्रूव दैट ये क्या है, इरेशनल। हमें वो चीज प्रूव करनी है। अभी एक नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ कॉमन चीजें चाहिए, यानी कि नंबर्स के बारे में हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अभी एक चीज को इरेशनल प्रूव करने के लिए पहले तो हमें इरेशनल नंबर क्या होता है वो पता होनी चाहिए, रेशनल नंबर क्या है वो चीजें पता होनी चाहिए, और फैक्टर्स और इसकी कॉन्सेप्ट हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। अभी जो रेशनल नंबर है, यानी कि मान लो कोई एक ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी ये पी एंड क्यू जो है वो पहली बात तो इंटीजर्स है, इंटीजर्स है, और ये नीचे वाला जो क्यू है ये कभी जीरो नहीं बन सकता। इसी के साथ जो मान लो और एक नंबर इरेशनल है, तो मान लो ये ए डैश एक नंबर ये है इरेशनल नंबर, तो इसको हम कभी भी p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और ये चीजें सेम, जहाँ पे p एंड q क्या है, एक तो इंटीजर्स है और q नॉट इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। यह था रेशनल और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। अभी हमें इरेशनल और रेशनल नंबर के बीच में p बाई क्यू की और एक कंडीशन को भी हमें समझनी है। मान लो ये एक इरेशनल नंबर है। अभी इसके पास जो p एंड q है वो p और q ये दो नंबर्स को किसी और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, यानी कि p एंड q की और कोई कॉमन फैक्टर रह ही नहीं सकता। ये एक कोप्राइम नंबर है। कैसे, मान लो ये जो ये नंबर है, अगर इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे टाइप के नंबर्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे, जैसे कि 5/4। अभी इन दो नंबर्स को कोई और नंबर्स मतलब डिवाइड नहीं कर सकता, यानी कि ये दो नंबर्स की कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिवाय 1 के। 1 ये दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, लेकिन एक और कोई नंबर्स नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक उसी तरह मान लो 3/2 ऐसे टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, जो p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ हो। अभी मान लो अगर ऐसे एक नंबर आ जाए जिसको जहां पे और नंबर्स है, जो नंबर्स इन मतलब p और q की फॉर्म में रहने वाले फ्रैक्शन को, उस फ्रैक्शन के दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। जैसे कि मान लो यहाँ पर ऊपर में है हमारा 8 और नीचे है हमारा 12। अभी ये यहाँ पे 8 में क्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 8 12 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर हुआ। लेकिन ये क्या है, ये p बाई क्यू की फॉर्म नहीं है। अभी p बाई क्यू की फॉर्म जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें मिलेंगे। मान लो 8 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 8 को हम 4 से डिवाइड करके यहाँ पे आ जाएगा 2, और 12 को हम 4 से डिवाइड करके यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 2/3 आ जाएगा। इसकी क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म। तो हमें ये चीज पहले से पता होनी चाहिए, यानी कि जो p एंड q होगा उन दोनों के पास 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि p एंड q क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं। अभी इस टाइप के क्वेश्चंस को, यानी कि जैसे हमें बोला है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, इस टाइप की क्वेश्चन को हमें प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, इंस्पेक्शन मेथड की सहारा लेना होता है। अभी इंस्पेक्शन मेथड क्या है, हम क्या करते हैं कि हमें जो चीज देख के रखा है उसको हम उल्टे तरीके से मान लेते हैं, और उल्टे तरीके से मानने पे अगर हमारे पास आगे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर आगे हमारा ऐसा कोई मैथमेटिक्स की रूल ब्रेक करता है, तो हम बोल देते हैं कि हमने ये चीज गलत इसलिए मिला, सॉरी हमें ऐसे चीज गलत इसलिए मिला क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था हमारा एजम्पशन ही गलत था। तो हम क्या करेंगे, हमें बोला है कि √2 इज इरेशनल, हमें √2 को इरेशनल प्रूव करनी है, तो हम क्या करेंगे, √2 को रैशनल प्रूव करेंगे। रैशनल प्रूव करने के बाद अगर आगे हमारे पास कोई प्रॉब्लम या फिर कोई ऐसे फंडा आ जाए जिससे हमारा मैथमेटिक्स की रूल ब्रेक करता है, तो हम बोलेंगे कि हमारा एजम्पशन गलत था, यानी कि √2 रैशनल नंबर ही हो, इरेशनल नंबर होंगे, हमने रैशनल माना इसलिए हमारे पास ये चीज गलत होके आया। तो हमारा जो गलत चिन्ह आएगा वो आएगा 1, मतलब कि जैसे कि कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 आया ना, लेकिन कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ आ नहीं सकता, लेकिन हमें
रूट टू को रेशनल सॉरी लेट करने पे हमारे पास आगे ऐसे फैक्टर आ जाएंगे जो ये दो मतलब पी और क्यू को डिवाइड करता है, यानी कि पी और पी बाई क्यू की हमें और वन के अलावा और फैक्टर मिल जाएंगे, जिसके जरिए हम बोल सकते हैं कि हमारा एजम्पशन के लिए ये चीज रॉन्ग हुआ। तो पूरा जो प्रूफ है मैंने एक बार ओवरव्यू से बता दिया, अभी मैं इसको पहले सॉल्व करूंगा, यानी कि ये चीज मिटा के अभी मैं स्टार्ट करूंगा। तो हमें बोला है कि प्रूव दैट रूट टू इज रेशनल, हमें रूट टू को इरेशनल प्रूव करनी है। तो इस चीज के लिए हम इंस्पेक्शन मेथड के जरिए लेंगे। इंस्पेक्शन मेथड मतलब कि हम उल्टे तरीके से इसको सोचेंगे। तो उल्टे तरीके क्या है, हम रूट टू को पहले रेशनल मानेंगे। तो हम लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम टू contrary that root 2 is irrational, सॉरी रूट 2 इज रेशनल, इरेशनल हमें प्रूव करना है ना, रूट 2 इज रेशनल। अभी किसी चीज को हम अगर रेशनल मतलब कोई एक नंबर अगर रेशनल नंबर है तो उसको हम किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में, जो हमें रेशनल नंबर की डेफिनेशन बोलता है। तो देयरफॉर रूट टू को अगर हमने रेशनल नंबर माना तो इसको हम जरूर पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल्स टू 0, जहां पे क्या होंगे पी एंड क्यू क्या है, एक तो इंटीजर्स है, ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं होता यानी डेसिमल में नहीं होता, और क्या है क्यू नॉट इज इक्वल्स टू 0, जो क्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये चीज इंफिनिटी बन जाएगा। अभी कोई चीज इंफिनिटी जब बन जाएगा वो तो नॉट डिपेंड हो जाएगा ना। तो अभी हम क्या करेंगे, मतलब इसको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया और p क्यू इंटीजर्स हमने बोल दिया। अभी हमें एक चीज और देखना है कि जब हम कोई चीज p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उस एक्सप्रेशन में हमारे पास 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता जो उन दो नंबर्स को डिवाइड करता है, यानी कि अगर हमारे पास p बाई क्यू है, ये p बाई क्यू के पास जो कॉमन फैक्टर होंगे वो 1 होंगे, यानी कि ये ऐसे टाइप के नंबर है कि 3/4 3/5 ऐसे टाइप की नंबर है। अगर फैक्टर है तो हम उसको सिंप्लीफाई करके कैंसिल आउट करके छोटा फ्रैक्शन में बना सकते हैं, तो वापस से हमारा ऐसे टाइप की फ्रैक्शन आ जाएंगे। तो हम अभी उस चीज को लिखेंगे क्या है, तो हम लिखेंगे अगेन लेट P and Q has no common factor other than 1 यानी कि ये जो P एंड Q है ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिसके पास 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। भाई फैक्टर हो भी सकता है, मान लो एक चीज है 8 और एक है हमारे पास 3। अभी 8 के पास फैक्टर्स है 2 है 4 है, ये सब क्या है 8 के एक फैक्टर्स, लेकिन 3 के पास वो फैक्टर नहीं है, यानी कि इन दो नंबर्स के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के अलावा। अभी ये चीज को हम क्या बोलते हैं, यानी कि किसी के पास अगर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उस नंबर को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो हम वो चीज अभी लिख देंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर रूट 2 इज इक्वल्स टू, पहली बात तो हमारा क्या था P एंड Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर, यानी कि कोई ऐसा नंबर जिसके पास 1 के अलावा कोई ऐसा दो नंबर जिन दो नंबर्स के पास 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम उस नंबर को क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर बोलते हैं। अभी P एंड Q पहली बात तो डेसिमल में नहीं हो सकता इसलिए इंटीजर्स आया, और को प्राइम है तो क्योंकि इसके पास 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है।
अभी हमें क्या करना है, इस चीज को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि हमारे पास जो रिलेशन मिला रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, इसको हमें सिंप्लीफाई करके देखना है कि आगे कोई प्रॉब्लम या फिर कोई गलत चीजें है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, यानी कि इन दो रूट रूट को हटाने के लिए हम स्क्वेयर करेंगे। किसी भी लाइन में, किसी भी इक्वेशन में अगर रूट जैसा चीज आए तो हम आसान जो हमारा काम होता है, हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने पे ये जो रूट है ये हट जाएगा, हट जाने के बाद हमारे पास और एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स एंड वी गेट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पे हमारे पास क्या मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, क्या चीज था, एक तो रूट टू लेफ्ट हैंड में था, अभी लेफ्ट हैंड साइड में जो रूट टू है उसको हमने स्क्वायर किया, और साथ ही साथ बोथ साइड किया, क्योंकि एक साइड कुछ कर नहीं सकते, हमारे इक्वेशन को अगर हम हाथ लगा रहे हैं तो हमें दोनों साइड ही सेम तरीके से हाथ लगाना होगा। तो यहाँ पे आरएसएस में है हमारा पी बाई क्यू, अभी पी बाई क्यू के भी होल स्क्वायर बन जाएंगे। अभी जब सॉल्व करेंगे इससे हमारे पास आ जाएगा रूट हट के स्क्वायर के साथ हमारे पास आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। वो फॉर्मूला था ना, अगर किसी फ्रैक्शन के पावर में अगर कुछ चीज रहते हैं वो पावर दोनों मतलब फ्रैक्शन के दोनों नंबर्स पे ही डिवाइड हो जाता है। तो ये 2 इसके पास भी आ जाएगा, ये 2 क्यू के पास भी आ जाएगा। अभी हमें देखना है कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर्स है क्या जो P एंड Q को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि अगर कोई ऐसा नंबर है जो P एंड Q को डिवाइड करेगा तो P एंड Q का हमारे पास और भी कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। तो उस फैक्टर से हम ये चीज गलत दिखा सकते हैं कि हमने जो माना था कि P एंड Q के पास ऐसा कोई फैक्टर है ही नहीं अदर देन 1, वो चीज हमारे पास गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम दिख रहा है कि P एंड Q के पास कोई 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन हमें आगे जाके मिल रहा है। तो ये चीज तो यहाँ पे एक दिखा रहा है, वहां पे एक दिखा रहा है, तो हमारे पास गलत चीजें आ रही है, क्योंकि एक ही चीज को हम दो मतलब एक ही चीज के पास दो दो चीजें हो नहीं सकती। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहली बात तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 क्यू स्क्वायर, ये 2 क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके एंड राइट हैंड साइड में रह जाएगा हमारा पी स्क्वायर। अभी जब हम क्यू स्क्वायर को लिखेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है उस साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अभी हमें यहां से दिमाग लगाना है, अभी कोई चीज डिवाइड हो रहा है तो वो चीज कब डिवाइड होती है और कैसे डिवाइड होती है पहले जानना है। देखो मान लो 10 को 2 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर जब मैं कैंसिल आउट करूंगा हमें 5 मिल रहा है, लेकिन जब मैं 11 को 2 से बोलूंगा तो हमें 5.5 मिल रहा है। ऐसे डिवीजन में जहां पे हमारे पास इंटीजर्स मिल रहा है उसको हम बोल रहे हैं कि वो कंप्लीटली डिवाइड है। लेकिन ऐसे नंबर जहां पे हमें इंटीजर नहीं मिल रहा है लेकिन हम फिर भी उसको डिवाइड करके डेसिमल में या फिर रियल नंबर में हम आंसर लाते हैं, उसको हम कंप्लीटली डिवाइड होना बोलते नहीं है। अभी ऐसा है क्यों, क्योंकि ये चीज हमारे पास डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये चीज डिवाइड हो नहीं रहा है, तुम इसको जबरदस्ती करके इसको तुम डिवाइड कर रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं कि ये चीज डिवाइड हो गया लेकिन ये चीज डिवाइड नहीं हुआ। अब इस केस में अगर तुम देखो पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अभी पहली बात तो यहाँ पे क्यू क्या है, एक की पी एंड क्यू दोनों ही क्या है, इंटीजर्स है। अभी किसी चीज के नीचे अगर 2 रखोगे हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर, तो क्या है ऑब्वियसली वो चीज क्या है, डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हमारे पास क्यू क्या है, इंटीजर। अभी क्यू को जब तुम एक इंटीजर को जब तुम स्क्वायर करोगे, मान लो यहाँ पे 5 था, अभी 5 को तुम वापस से जब क्यू के वैल्यू मान लो 5 था, 5 को जब तुम स्क्वायर करोगे वो 25 मिलेंगे, वो ऑब्वियसली वो भी इंटीजर ही रहेंगे। अभी अगर पी स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, हमें क्यू स्क्वायर मिल रहा है, क्यू स्क्वायर मतलब कि कोई एक ऐसे इंटीजर्स की स्क्वायर, तो ऑब्वियसली वो भी इंटीजर ही रहेंगे। अगर कोई चीज डिवाइड करने पे हमें इंटीजर मिलते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यही चीज इसका लॉजिक है कि हमें किसी चीज के नीचे 2 रखने पे हमें क्यू स्क्वायर मिल रहा है, और क्यू स्क्वायर क्या है, क्यू एक इंटीजर है, उसकी स्क्वायर वापस से एक इंटीजर है, तो क्या है ये चीज कंप्लीटली डिवाइड है। तो हम लिखेंगे क्या, पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसको मिटा के मैं बोलता हूं यहाँ पे, सिंस पी
टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। क्या है? पी स्क्वायर सॉरी, टू किसको डिवाइड कर रहा है? पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि पी स्क्वायर को टू से डिवाइड करने पे हमें एक इंटीजर्स की स्क्वायर मिल रहा है, तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, बिकॉज हमें जो इक्वल में चीज मिल रही है वो एक इंटीजर मिल रही है। उसके बाद अगर पी स्क्वायर को कोई से मतलब पी स्क्वायर टू से अगर डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली पी टू से डिवाइड होगा। इसका इससे पहले एक थ्योरम भी था, लेकिन वो मैंने कराया नहीं। क्या है? पी अगर मान लो कोई चीज किसी चीज की स्क्वायर से डिवाइड हो रही हो, मान लो यहाँ पे टू स्क्वायर है और टू से ये डिवाइड हो रहा है। अभी ये टू अगर ये टू की स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, ऑब्वियसली जब टू को तुम टू से रखोगे तो वो भी इससे डिवाइड ही होगा। तो ये थ्योरम में भी प्रूफ है, इससे पहले वाले जो थ्योरम है, यानी कि थ्योरम 1.2 होगा शायद। अगर कोई चीज किसी चीज के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि वो चीज बिना स्क्वायर के भी डिवाइड करेंगे। तो देयरफॉर क्या है? टू डिवाइड्स पी, ये चीज हमें मिलती है। अभी अगर पी डिवाइड हो रहा है कहां से? टू से, तो ये चीज क्या है? एक फैक्टर की डेफिनेशन है, यानी कि कोई भी नंबर को अगर कोई भी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? जिससे डिवाइड हो रहा है उसके एक फैक्टर। मान लो फोर को क्या डिवाइड कर रहा है? टू डिवाइड कर रहा है, वन डिवाइड कर रहा है, ये सब क्या है? ये के फोर की फैक्टर्स है। तो क्या है? पी को टू से डिवाइड हो रहा है, सॉरी पी टू को डिवाइड कर रहा है, तो टू क्या है? पी की एक फैक्टर है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? टू इज ए फैक्टर ऑफ पी, यानी कि अगर p 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 क्या है? p की एक फैक्टर जरूर होंगे। अभी तो फिर p एक कैसा चीज है? p एक ऐसा चीज है कि जिसके पास पहली बात तो 2 है, उसके बाद कुछ चीजें और रह सकते हैं। मतलब कि मान लो यहाँ पे 4 है, 4 के पास अगर 2 हो तो फिर सॉरी 4 के पास अगर 2 हो, क्योंकि 2 क्या है? 4 की एक फैक्टर है, तो 4 के पास 2 तो वैसे रहेंगे और प्रोडक्ट में और कुछ रहेंगे। मान लो और क्या है? और 2 भी हो सकता है। ये वाला 2 4 के पास पहले से ही है और ये वाला 2 4 के क्या है? एक फैक्टर है। अगर कोई चीज किसी के फैक्टर है, मान लो एक x एक नंबर है, उसके पास एक फैक्टर है, मान लो y। अभी तो तुम x को कैसे लिख सकते हो? x को लिख सकते हो तुम x इज इक्वल टू y समथिंग कुछ मान लो a, ऐसे और कुछ चीजें उसके पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1। तो हम वो चीज अभी लिखेंगे, क्योंकि 2 क्या है? p की एक फैक्टर है, तो फिर p के पास 2 पहले से ही होगा। यह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी बोलता है कि कोई चीज अगर किसी के फैक्टर है तो उस चीज में वो फैक्टर पहले से ही होंगे। तो हम लिखेंगे सो लेट p इज इक्वल्स टू 2 और उसके साथ कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे, जैसे कि मान लो 2m। अगर p के पास 2 के अलावा और कुछ चीजें है ही नहीं तो m की वैल्यू क्या है? 1, यानी कि m की वैल्यू तब जब तुम 1 पुट करोगे 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होके और 2 ही रह जाएगा। अगर m के वैल्यू कुछ ज्यादा है या फिर p के पास और कोई नंबर्स है तो फिर या फिर और कोई फैक्टर्स है, वो m के प्लेस पे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? p इज इक्वल टू 2m अभी लेट करेंगे। अभी ये वाला जो p इज इक्वल टू 2m, ये हम क्या करेंगे? इस लाइन में पुट कर देंगे। मान लो इसको हम इक्वेशन a बोलते हैं। देयरफॉर हम क्या करेंगे? देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 2m, देयरफॉर p इज इक्वल, ऐसा नहीं डायरेक्ट लिखते हैं कि देयरफॉर पुटिंग p इज इक्वल्स टू 2m इन इक्वेशन a और साथ ही साथ वी गेट, जब हम p इज इक्वल्स टू क्या है? 2m इस इक्वेशन पे पुट करेंगे तब हमें क्या मिलेंगे? वैसे मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो नोट कर लेना। क्या है? मैंने p इज इक्वल्स टू 2m इक्वेशन a पे बैठा रहा हूं। तो इक्वेशन ए जो था वो था हमारा पहली बात तो 2q स्क्वायर, उसके बाद p स्क्वायर है, p की वैल्यू क्या है? 2m है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2m, और क्या था? p स्क्वायर, तो यहाँ पे 2m होल स्क्वायर आ जाएगा। अभी 2q स्क्वायर जैसे है वैसे रहेगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4 और m 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 4m स्क्वायर।
अभी ये 2 इस 4 में 2 टाइम जाएगा, यानी कि हमारे पास आ रहा है क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। अभी क्या है, हमें p की तो एक कॉमन p की तो एक फैक्टर मिल गया 2, हमें अभी दिख रहा है कि q की कोई फैक्टर है या नहीं। तो q की कोई अगर फैक्टर देखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे m रखना होगा, यानी कि m स्क्वायर मान लो रख लिया मैंने, बीच में इक्वल था, 2 यहाँ पे प्रोडक्ट में है, उस साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अभी q स्क्वायर 2 से डिवाइड होने के बाद, यानी कि q एक नंबर इंटीजर्स है, उसको उसके स्क्वायर को 2 से डिवाइड होने पे हमें m स्क्वायर मिल रहा है, जहाँ पे m स्क्वायर मान लो m क्या है, एक इंटीजर था, उसके बाद उसकी स्क्वायर वो भी एक स्क्वायर, तो फिर क्या है, सॉरी m एक इंटीजर था, उसकी स्क्वायर मिल रहा है हमें, तो फिर इस इंटीजर की स्क्वायर इज ऑल्सो ए स्क्वायर, सॉरी इज ऑल्सो ए इंटीजर, तो क्या है, हमें क्यू स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पे हमें एक इंटीजर की स्क्वायर मिल रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो हम लिखेंगे सिंस 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स क्यू। ठीक उसी तरह जैसे कि 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 पी को भी डिवाइड करेगा, वैसे ही 2 अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्यू को ऑब्वियसली और डिवाइड करेगा ही। तो अब हम क्या बोलेंगे कि क्यू के भी एक फैक्टर है, वो क्या है 2, क्योंकि क्यू 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई चीज किसी चीज से डिवाइड होता है तो वो चीज क्या है, एक फैक्टर है जिस चीज से डिवाइड हो रहा है उसका। तो हम लिखेंगे, पहले इसको मैं मिटा लूं कि therefore 2 is a factor of Q। अभी ये लाइन और ये लाइन कहां पे था, 2 is a factor of P and 2 is a factor of Q। इन दो लाइन से हम क्या बोल सकते हैं कि P and Q इन दोनों की क्या है, फैक्टर है हमारा 2, क्योंकि 2 से हम P को भी डिवाइड कर रहे हैं, 2 से हम Q को भी डिवाइड कर पा रहे हैं, यानी कि 2 क्या है, 2 क्या कर रहा है, P एंड Q को, Q दोनों नंबर्स को ही डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसे चीज है, अगर एक नंबर 2 नंबर्स को ही डिवाइड कर रहा है तो क्या है, इन दो नंबर्स की कॉमन फैक्टर है Q, सॉरी 2, यानी कि 2 इन दो नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो फिर इन दो नंबर्स की कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 2 है। तो हम लिखेंगे कि 10 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ Q। अभी हमें क्या मिल रहा है कि सॉरी कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया कि P एंड Q, यानी कि P एंड Q के एक कॉमन फैक्टर है, यानी कि एक ऐसा नंबर है जो P एंड Q को दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, एक कॉमन फैक्टर है किसके, P एंड Q के, वो है हमारा 2। लेकिन हमने लेट किया था शुरुआत में कि P एंड Q क्या है, एक तो इंटीजर्स है और साथ ही साथ उसके पास क्या है, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, जो हमारा को प्राइम नंबर की डेफिनेशन था, यानी कि 1 के अलावा अगर किसी नंबर पे, यानी कि P एंड Q के पास अगर कोई फैक्टर नहीं था, लेकिन हमें मिल गया एंडिंग में 2 क्या है, P एंड Q दोनों की एक फैक्टर है, यानी कि 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है। ये चीज तो गलत है, पहले हमें कुछ और मिला था, अभी कुछ और मिल रहा है एक ही बात पे, तो क्या है, ये चीज गलत है। अभी कहां पे गलत है, हमें तो 2 चीज डायरेक्टली मिल रहा है मैथमेटिक्स की डेफिनेशन के जरिए, लेकिन हमें एक बार एक चीज मिल रहा है और यहाँ पे एक चीज मिल रहा है और वहां पे कुछ अलग मिल रहा है। तो ये चीज आ किस लिए रहा है, क्योंकि हमने एक इरेशनल नंबर को रेशनल बोला था, पहले हमने गलती करके आया, इसलिए हमें ऐसे अंदर जाने के बाद हमें कुछ और गलतियां मिल रही है, यानी कि हमने जो चीज एज्यूम किया था वो चीज पहले से ही गलत थी, यानी कि हमने √2 को जो रेशनल एज्यूम किया था वो चीज पहले से ही इरेशनल था, तब भी हमने इरेशनल नंबर को रेशनल बोला, इसलिए ये आया। हम इस कंडीशन मतलब कि इस कंसेप्ट को बोल सकते हैं, यानी कि इस बात को बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई चीज इरेशनल था, हमने इसको रेशनल बोला, इसलिए हमारे पास एक जगह पे किसी के पास कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है बोल रहे हैं और आगे जाके हमें मिल रहा है कि कॉमन फैक्टर 2 भी है, तो दो चीज है हमें अलग अलग बातें बोल रही है, क्योंकि हमने एक गलत चीज को एज्यूम किया था।
तो मैं अभी इसको मिटा के वही से लिख दूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा है कि बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि P एंड Q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। वो क्या है, मानता ही नहीं है कि क्या चीज मानता नहीं है, जो हमें मिला था। हमें क्या मिला था कि 2 क्या है, P एंड Q दोनों को डिवाइड करता है, यानी कि P एंड Q सॉरी 2 क्या है, P एंड Q की कॉमन फैक्टर है। वो चीज मानता नहीं है। कौन मानता नहीं है, मतलब वो चीज मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था वो क्या था कि P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि P एंड Q के पास 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। वो चीज जो थी, वो फंडा जो थी, वो चीज मानता नहीं है। क्या मानता नहीं है कि 2 क्या है, P एंड Q की कॉमन फैक्टर है। वो चीज मानता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। उसके बाद मैंने लिखा है कि द कंट्राडिक्शन अराइज बाय एज्यूमिंग दैट रूट 2 इज रेशनल, यानी कि ये जो कंट्राडिक्शंस या फिर ये जो गलतियां हमें मिली है वो किस चीज के लिए मिली है, हमने एज्यूम किया था। हमने एज्यूम क्या था कि रूट 2 इज रेशनल, यानी कि रूट 2 को रेशनल एज्यूम करने पे हमारे पास ये कंट्राडिक्शंस, ये वाली प्रॉब्लम आ गई। तो क्या है, हमारा एजम्पशन क्या था, गलत था। अगर हमारा एजम्पशन गलत हो जाए तो फिर रूट 2 क्या होनी चाहिए, रूट 2 इरेशनल होनी चाहिए, क्योंकि हमने रेशनल प्रूफ करने के लिए ट्राई किया था लेकिन हमें मिला नहीं, हमारा एजम्पशन ही गलत है। तो फिर क्या है, रूट 2 रेशनल नहीं है। रूट 2 अगर रेशनल नहीं है तो क्या है, वो जरूर इरेशनल होगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि हेंस रूट 2 इज इरेशनल। तो यही था हमारा रूट 2 का, या फिर ये थ्योरम करके भी देकर रखा है। तो यही था हमारा एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोडक्शन। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।